हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर शिवम धारीवाल और आज की हमारी क्लास होने वाली है सर्किल। जो क्लास 10th का सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस क्लास के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ पीवाईक्यूज लगाकर उन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा पूरा देखें ताकि आप पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं। और आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप अपने अंदर ये पाएंगे कि आप सर्किल का कोई भी सवाल करने जाएंगे तो आप हमेशा इजिली हर एक सवाल को कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखो, आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं आपको क्लास 10th के इस चैप्टर के बारे की दो थ्योरम मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। केवल इस चैप्टर के अंदर केवल दो ही थ्योरम है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए आज की पहली थ्योरम को शुरुआत करते हैं। पहली थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये तो पहली थ्योरम है। तो इस थ्योरम ये तो कई बार आपको ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है, कई बार ये थ्योरम आपको क्वेश्चन उसके अंदर लगाने के लिए आ जाती है। देखो, इस थ्योरम का आप प्रूफ समझो। देखो, आपके पास जो होता है, सोचिए कि आपके पास एक सर्किल है और इसमें बोल रखा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। सपोज करो ये टेंजेंट है किसी सर्किल की, ए बी। ये सर्किल की क्या है? टेंजेंट है। ए बी एक सर्किल की इसकी क्या है? टेंजेंट। और हमने इस सर्किल का जो पॉइंट मान लिया सेंटर, वो ओ मान लिया। इस सर्किल का सेंटर क्या मान लिया हमने? ओ। इस सर्किल का सेंटर हमने क्या मान लिया? ओ। तो आप देखते हैं इस सेंटर से मैंने इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन ज्वाइन करी और एक जनरली इस पॉइंट से मैंने यहां से लेके यहां तक कोई एक लाइन ज्वाइन कर ली। ओ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैंने एक पॉइंट पी ऐड कर लिया और इस पॉइंट पे मैंने एक पॉइंट क्यू ऐड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू द फिगर, अकॉर्डिंग टू द फिगर आप देख रहे हैं कि ये ओपी एक रेडियस है, ओ क्यू एक लाइन है जो सेंटर से टेंजेंट पर है। आप इसमें एक ब्रेक देख रहे हैं, इस पॉइंट को मैंने माना, सपोज करो इस पॉइंट को आप मान सकते हो सी। तो आप देख रहे होंगे कि ओपी जो है, ओ क्यू, ये ओ क्यू जो है वो हमेशा बड़ी होगी ओसी से। क्या हम ये बात कह सकते हैं? क्योंकि ओ क्यू एक हमेशा बड़ी होगी क्योंकि ओसी से, क्योंकि आप जनरली आप देख रहे हो कि जो ओ क्यू है, क्यू ओ है, उसकी जो वैल्यू है वो ओसी प्लस सी क्यू है। देखो, आपके पास जो ओ क्यू है उसकी जो वैल्यू है वो ओसी प्लस सी क्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? ओसी से। तो ओसी जो है, ओसी क्या है? वो क्या है? एक तरीके से रेडियस है। तो ओसी अगर रेडियस है तो ओपी क्या है? वो भी एक रेडियस है। तो हम कह सकते हैं ओ क्यू क्या है? वो हमेशा बड़ी होगी किससे? ओपी से। वो हमेशा क्या बड़ी होगी? ओपी से। क्यों? क्योंकि ओपी इज ऑल्सो अ रेडियस। ओपी इज ऑल्सो अ रेडियस। सो हम कह सकते हैं कि ओपी, ओपी किसी भी टेंजेंट पे एक जो रेडियस जो होती है किसी भी टेंजेंट पे, वो कैसी डिस्टेंस आ गई? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई। देखो, किसी भी पॉइंट से, सपोज करो ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। अगर आप इस पॉइंट से इस लाइन पर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे सपोज करो ये वाली लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी, एक ये लाइन ड्रॉ करी, अगर आप देखते हो तो ये वाली लाइन जो होगी वो इस लाइन से बड़ी होगी और ये वाली जो लाइन होगी वो इस लाइन से बड़ी होगी। तो आप हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वह हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो ओपी जो है इस टेंजेंट पे क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम क्या कह सकते हैं? ओ पी इज द shortest distance to the tangent। तो मैंने तुम्हें अभी आपको क्या बताया है कि एक पॉइंट से किसी भी लाइन पर कोई भी दूरी जो सबसे शॉर्टेस्ट होती है वह कैसी होती है? वो परपेंडिकुलर होती है। तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमेशा याद रखना कि 10.1 थ्योरम हमसे क्या कहती है? कोई भी सर्किल हो, उस सर्किल पर कोई भी टेंजेंट हो, वो टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ कैसी होती है? परपेंडिकुलर। देखो,
अब आते हैं 10.2 थ्योरम पे। 10.2 थ्योरम क्या कहती है? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। देखो ये थ्योरम हम क्या कहती है, मैं आपको फिगर से समझाता हूं। सपोज करो ये एक सर्किल है, इस सर्किल के एक एक्सटर्नली कोई पॉइंट हमने ये माना, इस पॉइंट को मैंने माना पी, ठीक है, इस पॉइंट को हमने पी माना। इस सर्किल से इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, एक टेंजेंट इस पॉइंट पे यहां से मैंने ड्रॉ करी, ये पॉइंट क्या हो गया? पी, ठीक है। और इस सर्किल का जो सेंटर है वो मैंने ओ माना, इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन करा, इन दोनों पॉइंटों को ए और इस पॉइंट को बी माना। तो आप सभी को पता है कि ओ बी और ओ ए क्या है? रेडियस। पी बी और पी ए क्या है? टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट के साथ कैसी होती है? परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड कितनी होगी? 90 डिग्री की, और ये वाली साइड कितनी होगी? 90 डिग्री की। अगर हम ओपी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास जो आ जाएगा, देखो इन ट्राइंगल हम लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी पी। इन दोनों ट्राइंगलों के अंदर आप देखते हो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इसकी वजह क्या है? रेडी। ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? रेडियस। दूसरी वाली साइड क्या आ गई आपके पास? ओपी इक्वल टू ओपी। इसकी वजह क्या है? दोनों, ये वाली जो साइड है वो दोनों ट्रायंगलों के अंदर क्या है? कॉमन। ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया? एंगल ओ ए पी, ओ ए पी इक्वल क्या होगा? एंगल ओ बी पी, ओ बी पी। क्यों? इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमने अभी 10.1 थ्योरम के अंदर पढ़ा है कि कोई भी रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं? बाय आर एच एस ट्राइंगल ओ ए पी इज congruent टू ट्राइंगल ओ बी पी, ओ बी पी। तो इस बात से हम क्या कह सकते हैं? किसी भी, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं, आपको पता है जब कभी भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं, वो करस्पॉन्डिंग जो साइड होती है वो हमेशा कैसी होती है? बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं? ए पी इक्वल होगी बी पी बाय सी पी सी टी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा सर्किल की दो थ्योरमें होती हैं। पहली थ्योरम क्या होती है? जो कोई भी सर्किल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है वह टेंजेंट हमेशा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है। तो अर्थात इसका मतलब हुआ कि कोई भी रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी थ्योरम हमसे क्या कहती है? कि कोई भी एक सर्किल है, उस सर्किल के एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से केवल दो ही टेंजेंट एक सर्किल पर ड्रॉ हो सकती हैं, और वह दोनों टेंजेंट जो होंगी उस सर्किल पर क्या होंगी? इक्वल होंगी। पहली थ्योरम का जो प्रूफ है वो ये रहा आपके पास, और दूसरी थ्योरम का प्रूफ जो है वो ये रहा आपके पास, और पहली थ्योरम का जो प्रूफ था वो ये रहा आपके पास। आपको पहली थ्योरम का जो प्रूफ है वो हमेशा याद रखना है कि किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर, चाहे वह पॉइंट कहीं भी हो और उस वह लाइन कहीं भी हो, उन दोनों पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी लाइन और पॉइंट के बीच में, वह हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो याद रखना ये परपेंडिकुलर और दोनों टेंजेंट है इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं? दो। दोनों टेंजेंटें कैसी होती हैं? इक्वल। टेंजेंट रेडियस के साथ कैसी होती है? परपेंडिकुलर। हमेशा अपने दिमाग में इन बातों को रिकॉल करो, अपनी नोटबुक में लिखो, ताकि हमेशा आपको, देखो किसी भी चीज को, क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को बहुत धैर्य से पढ़ना चाहिए, बहुत पेशेंस के साथ पढ़ना चाहिए। आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आधा क्वेश्चन तो आपके दिमाग में वही सोल्व हो जाएगा। देखो आपको पहली थ्योरम भी समझ में आई होगी, दूसरी थ्योरम भी समझ में आई होगी। तो मैं देखो आपको कुछ 10 से 12 पीवाईक्यूज, कुछ केस स्टडी कराता हूं ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन करने का भी मैं आपको एक तरीका बता दूं।
आप पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया, ठीक है लगा दिया अभी, आप इस क्वेश्चन को आप पहले जैसे मैंने क्वेश्चन लगाया तो आप इस वीडियो को पॉज कर लिया करो, पॉज करके उस क्वेश्चन को रफ पे किया करो। सपोज करो आपसे वो क्वेश्चन बन रहा है, आप स्किप करो, अगले सवाल पे पहुंचो, क्यों आपको टाइम वेस्ट करना, ठीक है। अगर आपसे नहीं बनना तो उसका सॉल्यूशन देखो, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो केवल 1 मंथ है। अभी ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी मैथ्स 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 साइंस भी है, एसएसटी भी है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। देखो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 2024 का सवाल है। आप इस वीडियो को पॉज करें, सोचें, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको आता है तो आगे चले जाएं, अगर नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखें। तो देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज। देखो मैं आपको समझाता हूं, आप पहले 2 सर्किल ले लीजिए। सपोज करो एक 2 सर्किल हमने ले लिए, पहला सर्किल है, दूसरा सर्किल है, ये दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अब 2 सर्किल है, दोनों सर्किल 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों पॉइंटों से जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो सर्किल, इन 2 सर्किलों से कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, मतलब जो टेंजेंट इस सर्किल की हो वही टेंजेंट इस सर्किल की हो, तो ऐसी कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं। तो देखो आप अपने दिमाग से सोचो, केवल एक तो ये और एक ये, क्या आप इसके अलावा कोई भी 2 टेंजेंट है, इन 2 टेंजेंटों के अलावा आप कोई भी और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 2। मैक्सिमम ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन common two common tangent that can be drawn to 2 circle intersecting at 2 distinct point। हमेशा ये याद रखना, किसी भी देखो पहली बात, सर्किल है, सर्किल का एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, ओनली 2। केवल 2 ही टेंजेंट है उस पॉइंट से ड्रॉ हो सकती हैं, दोनों टेंजेंट कैसी होंगी, इक्वल। ये थ्योरम 10.2 है। एक सर्किल है, दूसरे सर्किल के साथ वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो उसकी कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी, 2। और एक सर्किल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, उसका आंसर होता है इनफाइनाइट। देखो आज का दूसरा को सवाल, देखो दूसरा क्वेश्चन, इन द एडजॉइंट फिगर AB is the chord of the larger circle touching the smaller circle, the center of the both circle or is O। If AB is 2R, OP is R, then radius of the larger circle, आपको लार्जर जो सर्किल है उसकी रेडियस बतानी है, यानी कि आपको OA बताना है। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, देखो आप इसका सॉल्यूशन देखो, हमारे पास जो वैल्यू है ओपी, वो किसके बराबर है, ओपी किसके बराबर है, आर के। एबी, एबी किसके बराबर है, एबी किसके बराबर है, 2R के। देखो कोई भी कोड हो, उस कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाता है, किसी भी सर्किल के अंदर कोड पे परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करा जाता है, उस कोड को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करता है। इट मींस जैसे सपोज करो ये कोड है, अभी सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, अब हमें कैसा पता चली कि ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है ए बी जो है वो छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट बन जाएगी, और टेंजेंट और रेडियस कैसी होती हैं, आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो परपेंडिकुलर होने की वजह से यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आप कह सकते हो कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, और कोड में जो परपेंडिकुलर होता है उस कोड को आधे आधे भाग में डिवाइड कर देता है। यहां से लेके यहां तक की दूरी 2R है, तो ये R और ये भी R। तो आप देख रहे होंगे ए पी ओ, ए पी ओ एक कैसा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इन ट्राइंगल ए पी ओ एक ऐसा ट्राइंगल बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, ओए का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, यानी कि ओपी का स्क्वायर। देखो ओए, ओए तो वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने लिखा ओए का स्क्वायर। एपी, एपी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, देखो यहां से लेके यहां तक 2R, तो ये R, तो R स्क्वायर। ओपी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, R, तो R स्क्वायर। देखो ओ ए का स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2R स्क्वायर, और
ये वाला स्क्वायर है तो स्क्वायर यहां से हटेगा, इधर जाके क्या पहुंचेगा, रूट। तो ओ ए इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो रूट टू आर स्क्वायर आ जाएगी। अब इस स्क्वायर की वजह से ये तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी आर रूट टू और रूट टू आर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिसका आंसर है रूट टू आर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को करो। देखो, टू टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज इक्वल टू व्हाट। देखो एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक सर्किल है, सर्किल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। इस पी से दो टेंजेंट इस सर्किल पे ड्रॉ हुई, एक एपी और एक बीपी और पीबी। दो टेंजेंट इस सर्किल पर ड्रॉ हुई विद सेंटर ओ, हमने माना इसका सेंटर ओ है। तो टू ईच अदर आर इंक्लाइन, जो ईच अदर है वो इंक्लाइन जो कर रही है आपस में, वो कितनी कर रही है 80 डिग्री पे, यानी कि दो टेंजेंट है, वो दोनों जो टेंजेंट है वो आपस में इंक्लाइन कितने एंगल पर कर रही है, 80 डिग्री पर। ठीक है, और आपको जो एंगल निकालना है वो पी ओ ए, पी ओ ए, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो आप समझिए, देखो अगर आप देखते हो तो ये 80 डिग्री का एंगल है, तो 80 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। आप सभी को पता है रेडियस और टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 40 डिग्री और ये 90 डिग्री। 90 और 40, 90 40 130, और 180 में से 130 गए तो कितनी वैल्यू बची, 50 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा पी ओ ए, वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो आज याद रखना, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम जो होता है वह 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू 40 की आ गई, ये 90 की, तो ऑटोमेटिकली जो तीसरा एंगल होगा उस ट्रायंगल का वह 50 डिग्री का एंगल होगा। हमेशा याद रखना। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी टेंजेंट जब आपस में जाती है तो जो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करती है वो एंगल को बाइसेक्ट कर जाती है। ये 40 का तो ये भी 40 का होगा, जैसे ये 50 का तो ये भी 50 का होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो ट्रायंगल है और नीचे वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जो मैंने 10.2 थ्योरम में प्रूव कराए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये 2 2 3 3 4 4 नंबर के सवाल हैं। आप मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पे टिक करिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर, एसपीक्यू के अंदर, टर्म 2 के अंदर जो आपके कोरोना काल में हुए थे 2023 24 2023 17, मोस्ट रिपीटेड सवाल है। देखो आपके पास जो वैल्यू, आपके पास टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू, एक सर्किल पर दो टेंजेंट है टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, जिसका पॉइंट एक्सटर्नल टी है। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल है टू एंगल ओ पी क्यू। पी टी क्यू कौन सा है, पी टी क्यू, हमने ये वाला एंगल माना पी टी क्यू। दूसरा एंगल क्या, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल। ठीक है, अब आप देखते हैं आपके पास जो वैल्यू निकालनी है वो इन दोनों एंगलों के आसपास ही निकालनी है। तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए। देखो ये जो फिगर है, ये फिगर तो आपको पेपर में हमेशा बनानी ही है। देखो मैं तो बना नहीं रहा, तो क्योंकि मेरे पास सामने तो फिगर है, इस फिगर को आप पहले अपनी कॉपी पर बनाएंगे, फिर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, आपके पास जो वैल्यू निकालनी है वो पीटीक्यू और ओपीक्यू के अंदर निकालनी है। देखो आपको पता है पीटी इक्वल होगा क्यूटी के, क्यूटी, क्यों, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, हमेशा याद रखोगे टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। देखो पीटी बराबर किसकी आएगी, क्यूटी की, क्योंकि एक टेंजेंट, दोनों टेंजेंट है वो एक्सटर्नल पॉइंट सिमिलर से बन रही है।
तो एंगल टी पी क्यू बराबर होगा एंगल टी क्यू पी के, टी क्यू पी के। ठीक है, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू द, 9th क्लास में पढ़ा होगा, इक्वल साइड आर इक्वल। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हो इन ट्रायंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू प्लस टी क्यू पी प्लस पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा 180 डिग्री के बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। जो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप देखते हो जो टीपी क्यू है वो टी क्यू पी के बराबर है। तो जहां पर टी क्यू पी लिखा हुआ है वहां पे हम लिख सकते हैं, इस टी क्यू पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, टी क्यू पी। तो एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। देखो ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो इन दोनों एंगलों का कितना बचाएगा, 2 एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। इस वाली बात को आप इधर लेके जा सकते हो, क्योंकि आपको जो निकालना पीटी क्यू निकालना, तो आप पीटी क्यू की वैल्यू को टीपी क्यू की फॉर्म में निकाल रहे हो। तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू। देखो तो ये हम आप क्या मान सकते हैं, पहली थ्योरम। ठीक, आप इसे क्या मान सकते हो, पहली थ्योरम। अब आप चलते हैं दूसरी तरफ। अब आपको पता है कोई भी सर्किल होता है, उस सर्किल पर जो टेंजेंट होती है उस रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप कह सकते हो एंगल टी पी ओ, टी पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आप कह सकते हो जो एंगल टीपी क्यू है वो कितना आ गया, 90 डिग्री का आ गया। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, देखो टीपी क्यू को आप तोड़िए, टीपी क्यू दो भागों में टूटेगा, टीपी क्यू और टीपी ओ। यहां पर लिखो टीपी ओ, टीपी ओ दो भागों में टूटेगा, यानी कि टीपी क्यू प्लस टीपी ओ पी क्यू। दो भाग क्या होंगे, एंगल टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। ये जो एंगल टी पी ओ है इसको दो भागों में तोड़ दिया, यानी कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगलों के सम को टी पी ओ बोलेंगे। तो आप देखिए, अब आप इसके अंदर देखते हो तो टीपी क्यू का और ओपी क्यू आपके पास 90 डिग्री है, और पहली इक्वेशन में हमारे पास कितना है, टीपी क्यू। तो आप इसमें से टीपी क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। आप टीपी क्यू यानी कि इस टीपी क्यू की वैल्यू इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से
एंगल पी टी क्यू इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री 90 और माइनस ओ पी क्यू, यानी कि एंगल पीटीक्यू, ये एंगल जो है एंगल पीटीक्यू, एंगल पीटीक्यू किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस 290 माइनस एंगल ओपीक्यू। तो आप लिख सकते हो एंगल पीटीक्यू इक्वल टू 180 माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 180 और माइनस माइनस प्लस, तो 2 एंगल ओपीक्यू। 180 से तो 180 कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो निकल कर आ जाएगा एंगल पीटीक्यू इक्वल टू 2 एंगल ओपीक्यू। हैज प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको यह सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो एंगल पीटीक्यू है वो एंगल 2 एंगल ओपीक्यू के बराबर आ जाएगा। और इस सवाल के अंदर क्या प्रूव करना था हमें, वो यही करना था कि एंगल पीटीक्यू इक्वल है 2 एंगल ओपीक्यू के, यानी कि इस एंगल का दुगना वो इसके बराबर है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखो आज का नेक्स्ट सवाल ये एनसीईआरटी के अंदर भी है, पीवाईक्यूज के अंदर भी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, जो एनसीईआरटी के अंदर भी है और आपके पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर जो होंगे वो उसमें भी मिल जाएगा। देखो इस सवाल को बनाने का तरीका क्या होता है वो समझिए। देखो इन अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन इन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, सच दैट द सेगमेंट बीडी, जो बीडी सेगमेंट है आपके पास वो 8 सेंटीमीटर है और बीसी जो सेगमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। आपको ए बी निकालनी है और एक ए सी निकालनी है। आप इस फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। देखो कंस्ट्रक्शन में मैं बताऊं तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, इसको इसके साथ ज्वाइन कीजिए और एक इसको, यानी कि इस ट्रायंगल को आपने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। अब देखो ये ए सी जो है वो एक टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस कैसी होती है आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और इनकी नेमिंग कर लीजिए। जैसे कि आपके पास जो वैल्यू पी क्यू मान लीजिए, ये मान लिया हमने पी, ये मान लिया हमने क्यू, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि रेडियस जो होती है सर्किल के साथ, रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ वो कैसी होती है परपेंडिकुलर। ये भी कैसे 90 डिग्री एंगल बनाया और ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी, तो हम कह सकते हैं एपी बराबर होगा ए क्यू के। अब वजह बताओ, हमने तो थ्योरम पढ़ी थी 10.2 थ्योरम। 10.2 थ्योरम हमसे क्या कहती है, कोई भी एक सर्किल है, उस सर्किल का कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट ड्रॉ होंगी वो हमेशा कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसका मतलब कितना हुआ कि एपी की जो वैल्यू है ये एपी किसके बराबर होगी, ए क्यू के, सीपी किसके बराबर होगी, सी डी के, डीबी किसके बराबर होगी, बी क्यू के। तो हम लिख सकते हैं जो सीपी है इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा इक्वल किसके बराबर होगी, सीडी के, और बीडी जो है वो इक्वल होगी बी क्यू के। ठीक है, अब आप देखिए सीपी किसके बराबर है, सीडी, और सीडी किसके बराबर है 6 सेंटीमीटर के, बीडी किसके बराबर है, बी क्यू के, और बीडी किसके बराबर है 8 सेंटीमीटर के, और इसको हम एक्स नेट कर लेते हैं। और ये सारी जो बातें हैं वो किस वजह से इक्वल हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एपी की जो वैल्यू आ गई वो
ए क्यू के बराबर एक्स मान ली हमने, सीपी और सी डी की वैल्यू बराबर होगी 6 मान ली हमने, बी डी और डी बी क्यू की वैल्यू बराबर होगी वो 8 मान ली हमने। तो आप कह सकते हो ए सी किसके बराबर आ गया, 6 प्लस एक्स के। क्यों? क्योंकि अगर ये 6 है तो यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू हमने कितनी राइट करी है, एक्स, तो यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स सेंटीमीटर, और यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, ए सी की वैल्यू होगी, अब आपके पास होगी ए बी। अब ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और आपके पास जो बी सी की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो होगी 14 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं किसी भी ट्रायंगल की जब हमें 3 साइडें पता हो तो हम कौन सा ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, वो फॉर्मूला होता है हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा, हीरोन्स फॉर्मूला। तो आपका सभी को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना होता है, एस की जो वैल्यू होती है वो सेमी पेरीमीटर होती है। ए बी सी जो ट्रायंगल की जो तीनों साइड होती हैं वो ए बी सी है, यानी कि ये जो साइड होगी वो ए, ये जो साइड होगी वो बी, और ये जो साइड होगी वो सी। तो आप इसमें एस निकाल लीजिए, तो एस जो वैल्यू होती है वो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर होती है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो कोई भी एस की वैल्यू होती है उसका मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों साइडों का सम करके 2 से डिवाइड कर देना। देखो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 प्लस एक्स, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 प्लस एक्स, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 डिवाइडेड बाय 2। 6 और 8 14 और 14 28, एक्स एक्स 2x। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 28 प्लस 2x आ जाएगी अपॉन 2। आप ऊपर से दो वैल्यू को कॉमन ले सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2 14 प्लस एक्स अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 14 प्लस एक्स। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 14 प्लस एक्स। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकालते हैं। देखिए अब आता है ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 प्लस एक्स, यानी कि 14 प्लस एक्स, और इस एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6 प्लस एक्स, तो -6 माइनस एक्स। एस की वैल्यू 14 प्लस एक्स, और बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 प्लस एक्स, यानी कि -8 माइनस एक्स, और सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 और माइनस एस। ठीक, एस माइनस ए, यानी कि एस 14 प्लस एक्स और सी की वैल्यू 14। आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 14 प्लस एक्स। देखो एक्स से एक्स कैंसिल, तो 14 माइनस 6 8, एक्स से एक्स कैंसिल, 14 माइनस 8 6, 14 से 14 कैंसिल, आपके पास बचेगी एक्स। तो आप लिख सकते हो 8 6 48, यानी कि 48 एक्स एक्स प्लस 14, इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। यानी कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, यानी कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है इसका जो एरिया आया है वह आया है अंडर रूट 14 प्लस एक्स 48 एक्स। तो अब आप इस ट्रायंगल को देख रहे हो, इस ट्रायंगल का एरिया मैंने हीरोन्स फॉर्मूले से निकाला। आप सभी को पता है यह ट्रायंगल 3 भागों में टूटा हुआ है, ए ओ सी,
ए ओ बी सी ओ बी। अगर मैं इन छोटे छोटे तीन ट्रायंगलों का एरिया निकाल लूं और उन तीनों ट्रायंगलों के एरिया का सम कर दूं तो वो जो सम होगा वो एबीसी के बराबर होगा। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। यानी कि जो वो छोटे छोटे तीन ट्रायंगल बन रहे थे, इसका फिगर यहां बना लेते हैं 2 सेकंड के लिए। ये डी है और ये पी क्यू है। ये सी, ये बी, ये डी और ये पी और ये क्यू। ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो है एओबी यानी कि ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ सी, बी ओ सी, यानी कि तीनों ट्रायंगलों का जो एरिया होगा उन दोनों ट्रायंगलों के एरिया का सम जो होगा वो एबीसी के बराबर होगा। आप बताइए एरिया ऑफ एबीसी कितना है? अंडर रूट 48x x प्लस 14। एम आई राइट? इक्वल। अब आप देखते हैं एरिया ऑफ एओबी। एओबी क्या है? ट्रायंगल ए ओ बी। इस वाले ट्रायंगल में ए बी एक क्या हो जाएगी? बेस। और हाइट कितनी हो जाएगी? ओ क्यू। क्यों? क्योंकि ओ क्यू एक परपेंडिकुलर है। तो इसमें लिख सकते हैं 1/2। बेस कितनी हो जाएगी? ए बी। और हाइट कितनी हो जाएगी? ओ क्यू। प्लस एरिया ऑफ एओसी, ए ओ सी। इसमें जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। बेस कितनी हो जाएगी इसकी? ए सी। और हाइट कितनी हो जाएगी? ओपी। प्लस 1/2। इसमें ट्रायंगल में बीओसी, बीओसी के अंदर जो बेस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? बीसी। और हाइट कितनी हो जाएगी? ओडी। ठीक है, आप समझिए। तो 1/2 ए बी। ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8 + x। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8 + x। ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? ए सी की वैल्यू आपके पास 6 + x और बी सी की वैल्यू 14। देखो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8 + x। हम लिख सकते हैं 8 + x। ओ क्यू। ओ क्यू इस ट्रायंगल का जो है, ओ इस सर्किल के क्या है? रेडियस। और रेडियस हमें इस सर्किल की कितनी दे रखी है? 4। तो ओ क्यू की वैल्यू भी कितनी होगी? 4 प्लस 1/2 ए सी। अब आपके पास ए सी, ए सी की वैल्यू आपके पास कितनी है? x + 6 मल्टीप्लाई ओपी। ओपी की वैल्यू क्या है? रेडियस। और रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। बीसी, बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 14। और ओडी, ओडी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 4। देखो आप इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स, इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स, इस 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी इस 2 की 8 के साथ 16 प्लस 2x, 2 की x के साथ यानी कि 2x प्लस 12, 2 की 14 के साथ 28। ठीक।
देखो आपके पास जो वैल्यू बनकर आ रही है वो 16 प्लस 12 और प्लस 28, आपके पास कितनी आ गई 56, ठीक है। और 2x और 2x 4x। तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है, अगर आप 4 कॉमन लेते हो तो 56 में से 4 गया तो कितना है 14 प्लस x। और ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर चल रही है, तो आप लिख सकते हो अंडर रूट 48x x प्लस 14 इक्वल टू 14 प्लस x। अब आप देखते हो इधर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो दोनों तरफ जब रूट, एक तरफ रूट है एक तरफ रूट नहीं है, तो हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 48x x प्लस 14 इक्वल 4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू बनकर आ जाएगी। तो आप कितना लिख सकते हो, देखो 48x x प्लस 14 इक्वल 4 का स्क्वायर आपके पास कितना आ जाएगा 16, और x 14 प्लस x का स्क्वायर चल ही रहा है। देखो एक स्क्वायर से इस पूरी वैल्यू को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है जी। 16 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 3x। हमारे पास इधर जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी 3x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 14 प्लस x। x इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव, तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 3x माइनस x इक्वल टू 14। 3x में से x गया तो आपके पास वैल्यू कितनी बची 2x इक्वल टू 14। आप इससे 2 से 14 को कैंसिल कर सकते हो 7 टाइम्स, तो आपके पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7, ठीक। तो आप इसमें देख सकते हैं जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। आप ऊपर जानते थे कि ab की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 8 और ac की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस 6। हमें इन दोनों ही वैल्यू को निकालना था, तो हम इन दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 8, एक्स की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस 8 15। ए सी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं x प्लस 6, एक्स की वैल्यू कितनी है 7, 7 प्लस 6 13। तो आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, ए बी बराबर आ गया आपके पास कितना आ गया 15 और ए सी बराबर आपके पास कितना आ गया 13। यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी होगी 15 सेंटीमीटर और एसी की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। देखो ये एक हमारे पास फिगर है, इस फिगर के अंदर एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखते हो 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, ए ओ सी, ए ओ बी और बी ओ सी। इन तीनों ट्राइंगलों का जो एरिया का सम होगा वो इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल की 3 साइड कितनी है, ये तो 14 सेंटीमीटर की होगा, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू x प्लस 8 सेंटीमीटर होगी, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू x प्लस 6 सेंटीमीटर होगी। तो आपके पास इस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया, कितना हो गया 14 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया 28 और x 2x, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया और पेरीमीटर आ जाएगा वो आ जाएगा 28 प्लस 2x। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 14 प्लस x, यानी कि इस ट्रायंगल का जो सेमी पेरीमीटर आ गया वो 14 प्लस x आ गया। तो सेमी पेरीमीटर और हेरोंस फॉर्मूले का लगाकर आप इस ट्रायंगल का जो एरिया निकालोगे वो एरिया की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, वो आपके पास ये आ जाएगी, यानी कि 48x x प्लस 14। अब आपने इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब इस पूरे ट्रायंगल का जब एरिया निकाल लिया तो इस ट्रायंगल के जो बचे कुचे 3 भाग है इन तीनों भागों का एरिया अलग अलग करके निकाल लो और उन तीनों भागों का सम इस पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर रख दो। यही तो मैंने करा है। तो आप देखते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर रखा है इन तीनों ट्रायंगलों के सम के बराबर, और वो चीज मैंने इक्वल करते करते मैं यहां पर आया। अब आप देखते हैं इसका जो आपने निकाला होगा उसकी वैल्यू आई थी 4 प्लस 4 14 प्लस एक्स।
तो यानी कि इधर रूट था तो इधर जाके क्या बन गया, वो स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 16, तो आपके पास 4 का स्क्वायर कितना पहुंचा 16, 16 से 48 कैंसिल करा तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 7 आई। फिर हमने जो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, तो 6 प्लस 7 ए सी की वैल्यू, 8 प्लस 7 ए बी की वैल्यू। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये सवाल आपका मैं लिख के देता हूं, ये सवाल आपका इस साल बोर्ड में 110% आएगा, देख लेना। और उस दिन आप मेरे को याद करोगे शिवम सर ने बताया था। देखो अब आता है हमारे पास एक केस स्टडी। ये केस स्टडी 2024 में आई है। आइए चलते हैं इस केस स्टडी को हम करते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से, यानी कि हमारे पास आपके पास देखा एक बैकयार्ड इन शेप ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी कि ये जो ट्रायंगल है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री पर, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, हमने मान लिया जी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए बी की वैल्यू आपके पास 7 मीटर है, बी सी की वैल्यू आपके पास 15 मीटर है। सर्कुलर पिट इज डग इनसाइड द such that the touch the wall AC, BC and AB. P, Q, R respectively such that AP इक्वल टू X, यानी कि AP की जो वैल्यू है वो X है। तो आप देखते हो AP की वैल्यू X है तो AR की वैल्यू भी X होगी। क्यों? क्योंकि A से दो टेंजेंट सर्किल पर आ रही हैं। सर्किल को टच करने वाली साइड को क्या बोलते हैं टेंजेंट। तो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के कैसी होगी बराबर होगी। ठीक है, तो पहला सवाल पढ़ते हैं। देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द ए आर इन द टर्म ऑफ एक्स। लो पहला सवाल ही आपके पास कितना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर इन टर्म ऑफ एक्स। आप कह सकते हो ए पी इक्वल कितनी होगी ए आर की। क्यों? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, आप लिख सकते हो, मैंने पीछे बहुत बार लिखवाया है। तो ए पी किसके बराबर आ गई ए आर के। सवाल के अंदर हमें पता है ए पी इक्वल कितने हैं एक्स के, तो ए आर किसके बराबर हो गई एक्स के, तो हैंस ए आर इक्वल टू एक्स मीटर। लो ए आर का आंसर एक्स की टर्म में आ गया, ए आर बराबर एक्स मीटर। ठीक है, अब दूसरी बात, राइट द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर बी क्यू ओ आर। बी क्यू ओ आर, देखो इन क्वाड्रिलेटरल बी क्यू ओ आर, बी क्यू ओ आर, यानी कि इस क्वाड्रिलेटर के अंदर हम बी क्यू आर के अंदर देखते हैं तो एंगल आर इज 90 डिग्री। ठीक है जी, हमने मान लिया एंगल आर इज 90 डिग्री। अब आप देखते हो एंगल क्यू इज 90 डिग्री। अब देखो इन दोनों एंगलों के 90 डिग्री होने की वजह क्या होती है कि एक जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ कैसी होती है परपेंडिकुलर। क्या होती है, रेडियस कैसी होती है परपेंडिकुलर होती है किसके साथ टेंजेंट के साथ। तो ये वाली साइड कितनी बन गई टेंजेंट, और ये क्या है रेडियस। रेडियस और टेंजेंट कैसी होती है परपेंडिकुलर, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए 90 डिग्री के। और एंगल बी कितना है आपके पास 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एंगल बी कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री का। तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो एंगल ओ वो भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटर के चारों एंगलों का सम जो होता है वह 360 होता है, यानी कि 360 होता है। और तीन हमें पता है तो चौथा भी 90 डिग्री का ही होगा। अब चलो भी किसी भी फिगर के देखो क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल जो है वो इंटीरियर वो 90 डिग्री के आ गए। अब 90 डिग्री के एंगल जो होते हैं वो केवल दो ही फिगर के अंदर होते हैं, एक तो राइट एंगल ओ रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। अब हमें इस बात का पता लगाना है कि स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल। तो आपको पता है बी आर बराबर होगी बी क्यू के, ओ आर बराबर होगी ओ आर बराबर किसके होगी ओ क्यू के। जब उसकी साइडें बराबर हैं अब आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी बी क्यू बराबर आ जाएगी बी आर के, और ओ आर
बराबर है ओ क्यू के। जब ये साइड है बराबर है, अब आप बताइए बी क्यू बी आर के बराबर है क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ओ आर ओ क्यू के बराबर है क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, इस वाली बात को तो हम लिख सकते हैं रेडी, और इस वाली बात को हम लिख सकते हैं 10.2 थ्योरम। ठीक है, जब आपको पता है ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो रेक्टेंगल के अंदर तो ऐसा होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया होगा, सो इट इज अ स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? स्क्वायर। याद रखना किसी भी रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो यानी कि उसकी आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, ना कि एडजेसेंट साइड। तो जब एक फिगर के 90 डिग्री के एंगल है और एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा फिगर बन गई? ये स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हो बी क्यू ओ आर इज अ स्क्वायर। अब तीसरा सवाल समझिए। फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी। आपके पास जो वैल्यू है वो कितनी है? पीसी। ठीक है, इन टर्म ऑफ एक्स, हमें एक्स की टर्म में निकालनी है, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, और आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, देखो आपके पास जो वैल्यू है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता? तो हम कह सकते हैं कि AC का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC की जो वैल्यू है वो x प्लस PC होगी। AC की जो वैल्यू है वो कितनी होगी? x प्लस PC का स्क्वायर बराबर AB की जो वैल्यू होगी, देखो AB की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास? AB 7, और 7 का स्क्वायर 49 प्लस BC की वैल्यू आपके पास कितनी है? 15, और 15 का स्क्वायर 225। तो x प्लस PC इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 49 प्लस 25 कितनी हो गई? 49 प्लस 225 आपके पास वैल्यू कितनी होगी? 7, ओ 17 बोल रहा हूं, 289। अब देखो इस तरफ ये जो वैल्यू लगी हुई है वो कितना हो गया? इस तरफ स्क्वायर लगा हुआ, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके क्या पहुंचेगा? इधर जाके क्या पहुंचेगा? रूट। तो आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस पी सी इक्वल टू अंडर रूट 289, और 289 किसका रूट होता है? तो एक्स प्लस पी सी इक्वल टू 17। 289 किसका रूट होता है? 17 का। तो आपके पास जो पीसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमेशा आ जाएगी 17 माइनस एक्स। पीसी की वैल्यू एक्स की फॉर्म में ये आ गई, यानी कि 17 माइनस एक्स। 17 माइनस एक्स। हमें जो वैल्यू निकाली थी, फाइंड द लेंथ ऑफ पीसी इन टर्म ऑफ एक्स। एक्स की टर्म में जो वैल्यू आई है वो पीसी की कितनी है? 17 माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो ये एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी आई है? एक्स माइनस के 17, और यहां पर कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये कितनी हो जाएगी? एक्स, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 17, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? यहां से लेके यहां तक 7 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस, देखो 17 माइनस एक्स लिखना है यहाँ पे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 17 माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस एक्स, और ये वाली भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 माइनस एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो ये सारी जो वैल्यू है इन सारों का सम इस ट्राइंगल के जो रेक्टेंगल, ये जो ट्राइंगल है इसके पेरीमीटर के सम के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो
तो आप इसके अंदर लिख सकते हो कि x प्लस एक्स प्लस 17 - x प्लस 7 - x प्लस आपके पास ये है कि 17 - x, 17 - x को आप एक बार और लिखो, प्लस 7 - x 7 - x, और इन सैरों का जो सम होगा वो इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। 7, 15 और 17। 7 और 15 आपके पास वैल्यू कितनी होगी? 22। 22 और 17 आपके पास कितना आ गया? 39। ठीक है, देखो एक्स एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? -x और -x, -x 2x। ठीक है, 17 7 17 7, देखो 17 2 जा 17 2 जा 34, 7 7 जा 14, तो 14 और 34 कितना हो गया? 48। तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 48। तो 48 को आप इधर जाके सब्ट्रैक्ट कर लो, तो माइनस के 2x इक्वल टू हो जाएगा 39 माइनस के 48। तो माइनस के 2x इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा? 39 माइनस 48। 39 माइनस 48 कितना होता है? माइनस के 11। ठीक है, -11 -9, -9। ठीक है, तो देखो मैं आपको लिखा सकता हूँ, माइनस से आप माइनस कैंसिल कर सकते हो, 2 से आप 9 को कैंसिल कर सकते हो, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 9/2, यानी कि 4.5। या तो आंसर 4.5 होगा या फिर 9/2। ठीक है, तो आपको जो x की वैल्यू निकालनी थी उसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 9/2 या फिर 4.5। ठीक है, फाइंड द x, हैंस फाइंड द रेडियस ऑफ द, आप या तो आप इस सवाल को आप होमवर्क में कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट सवाल पर, देखो आज का जो नेक्स्ट सवाल है वो आपके पास है, देखो फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्किल। देखो सर्किल सेंटर O है, रेडियस R है। जिस सर्किल का सेंटर क्या है? O, और रेडियस क्या है उसकी? R। इफ OP इक्वल टू 2R, देन फाइंड APB। APB एंगल OAB। O A B, what type of triangle is APB? APB ये किस प्रकार का ट्राइंगल है, यानी कि APB ये किस प्रकार का ट्राइंगल है? देखो आप इसका सॉल्यूशन करिए। देखिए आपके पास जो वैल्यू है वो हमेशा 2R की वैल्यू दे रखी है, आपके पास ये R है और ये 2R है, तो आप इसको पहले, हमें जब एंगल निकालना है वो जो निकालना है वो APB, यानी कि APB। तो हम इस वाली साइड को लेकर चलते हैं, इस वाले एंगल को मैंने माना थीटा। लेट करा, लेट एंगल APO इक्वल टू थीटा, इक्वल टू थीटा, यानी कि ये जो एंगल हमारे पास वो कितना आ गया? एक हमने एंगल मान लिया वो थीटा। अब आप समझिए, ये 90 एंगल का ट्राइंगल है, देखो इन ट्राइंगल PAO, 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 ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के ऊपर कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री का एंगल की वजह से ये वाली जो साइड है वो हाइपोटेनियस है, थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और बची कुची ये क्या है? बेस है। आपको जो है वो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो आप थीटा की जब वैल्यू निकालोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देखो, देखो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस। तो इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हो। देखो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि साइन। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें परपेंडिकुलर कितना है? OA, और इसके अंदर हाइपोटेनियस कितनी है? OP। तो साइन थीटा इक्वल टू OA की वैल्यू आपके पास कितनी है? R,
ओपी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2r। आर से आर कैंसिल हुआ, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 1/2। अब साइन का टेबल याद होगा तो 1/2 जो वैल्यू होती है वो साइन 30 के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है, साइन 30। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और 1/2 की वैल्यू को रिप्लेस कर हम लिख सकते हैं साइन 30। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड आपके पास थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, 30 डिग्री। यानी कि थीटा की जो वैल्यू आई है आप इसके अंदर जो आई है वो आई है 30 डिग्री। तो यानी कि ये जो एंगल आया है आपके पास ए पी ओ, वो 30 डिग्री का एंगल है। आपको क्या निकालना, ए पी बी। ठीक है, ए पी बी। देखो इन ट्राइंगल ए ओ ए पी ओ ए पी ओ एंड ट्राइंगल बीपीओ बीपीओ, ये दो ट्राइंगल बनना है आपके पास। ये जो दो ट्राइंगल हो रहे हैं वो आप निकाल सकते हो। देखो एपी बराबर होगा बीपी के, जो मैं पहले लिखवाता आ रहा हूं, टेंजेंट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, ओपी बराबर होगा ओपी के, कॉमन है। ठीक है, और ये जो साइड है आपके पास, ये वाला जो एंगल है, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल होगा और ये भी एक 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि एंगल ए आपके पास जो बराबर आ जाएगा वो एंगल बी के आ जाएगा। वो कैसे, क्यों, क्योंकि ईच 90 है। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। ईच 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के अंदर बाय आर एच एस ट्रायंगल एपीओ कॉन्ग्रेंट आ गया ट्रायंगल बीपीओ के। ठीक है, अब ये वाला जो ट्रायंगल है ऊपर वाला, इस वाले ट्रायंगल के साथ कैसा आ गया, कॉन्ग्रेंट आ गया। अब कॉन्ग्रेंट आने की वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना था, सो एंगल ए पी ओ बराबर होगा एंगल बीपीओ के, बीपीओ के। सो हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए पी बी इक्वल कितना हो जाएगा, 2 थीटा के। समझिए, देखो इस फिगर के अंदर आपके पास जो है ये जो थीटा है और ये वाला एंगल बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर कोंग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा, और ये पूरा एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। ये एंगल कितना हो गया आपके पास, 2 थीटा। तो आपके पास जो एंगल है ए पी बी इक्वल कितना आ जाएगा, 2 × 30। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 30 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60। यानी कि एपीबी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। एपीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 डिग्री की। एपीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ओ ए बी, ओ ए बी। अब देखो आपको ये वाला एंगल निकालना है, ओ ए बी। ओ ए बी कितना होता है, समझिए, एंगल ओ ए बी, मैंने आपको पहला सवाल पढ़ाया था, ओ ए बी कितना होता है, ए पी बी का आधा। यानी कि 1/2 एंगल ए पी बी, जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था। तो एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 एंगल एपीबी। एपीबी हमारे पास कितना आया है, 60 डिग्री। तो 60 को 2 से कैंसिल करेंगे, एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री। तो यानी कि ओ ए बी कितना आ गया आपके पास, 30 डिग्री। यानी कि जो एपीबी की वैल्यू आई थी वो 60 डिग्री, ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 डिग्री। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ये किस प्रकार का ट्राइंगल है। तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल आया है वह 60 डिग्री का आया है। ठीक है, और ये जो साइड है देखो इन ट्राइंगल
ए ए पी बी, ए पी बी, ये एक ट्राइंगल है, ए पी बी एक ट्राइंगल है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हम कह सकते हैं कि ए पी बराबर होगी बीपी के, क्योंकि टेंजेंट्स, सेम बात वही लिखना, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एंगल पी ए बी बराबर होगा पी बी ए के। क्यों? एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये 60 डिग्री का एंगल है। तो ये दोनों एंगलों का सम, देखो ये 60 डिग्री का एंगल है और पूरे तीनों ट्रायंगलों का सम कितना होगा 180। तो इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 120, और इन दोनों दोनों एंगल बराबर है, तो तीनों एंगल कितने हो गए 60 डिग्री के। तो एंगल पी इक्वल टू कितना आया था 60 डिग्री। सो वी कैन से that angle PAB इक्वल टू एंगल PBA इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों का सम 120 होगा, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री के एंगल है। अब किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए, तो आप कह सकते हो हैंस वी कैन से दैट, जो ट्रायंगल आ गया ए पी बी is a equilateral triangle। लेटरल ट्राइंगल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकालना था वो एपीबी की वैल्यू निकाल ली, ओएपी की वैल्यू निकाली। किस टाइप का ट्राइंगल आया था हमारे पास? इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखो ये आज का आखिरी सवाल है, और ये आपका एक होमवर्क वाला सवाल है। ये आपका कैसा है? होमवर्क। इस सवाल को अपनी नोटबुक में करिए और कमेंट बॉक्स में इसके तीनों सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन तीनों सवाल के जो आंसर है इस कमेंट बॉक्स में कीजिए। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू टू ऑल। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।